आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 24 जुलाई 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। हमास के नए जवाब पर इसराइल कर रहा है गौर, मगर गजा में बमबारी अब भी जारी। हमास ने दिया बयान, कहा गजा की भूखमरी इंसानियत के माथे पर है दाग। गजा में भूख से अब तक 115 से ज्यादा लोगों की मौत। इसराइली पार्लियामेंट ने वेस्ट बैंक कब्जाने का बिल किया पास तो 10 मुस्लिम ममालिक का सख्त एहतजाज आया सामने। कंबोडिया का बड़ा दावा, कहा थाईलैंड से अपनी सरजमी फिर हासिल कर ली, सरहद पर गोलीबारी जारी। और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बोले, IRGC ने इसराइल को जहां चाहा वहां निशाना बनाया। ये थी महज कुछ हेडलाइंस, लेकिन खबरें होंगी इससे ज्यादा। आजाद बुलेटिन इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। गजा की खबर सबसे पहले। कई खबरें। गजा में जंग रोकने की पेशकश पर हमास के नए जवाब पर इसराइल गौर कर रहा है, लेकिन हमले अभी भी जारी हैं। नया जवाब जो परसों नरसों दिया था जवाब, उसके अलावा एक नया जवाब दिया है हमास ने। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा है कि हमास की तरफ से जो नया जवाब आया है उसे देखा परखा जा रहा है। ये जवाब गजा में सीज फायर और होस्टेजेस की रिहाई से जुड़ी डील के सिलसिले में है, लेकिन दूसरी तरफ इसराइली फौज गजा पर ज़मीन और फिजा से लगातार हमले कर रही है। हमास ने भी तस्लीम किया है कि उसने एक नया तजवीज़ी जवाब भेजा है, लेकिन इसके मजमून का खुलासा नहीं किया। इससे पहले जो जवाब मंगल को दिया गया था उसे मीडिएटर्स ने नाकाफ़ी बताकर इसराइल तक पहुंचाया ही नहीं था। बोले ये तो हमें ही समझ नहीं आ रहा है इसराइल को क्या आएगा। दोनों पार्टीज पर अंदरूनी और आलमी दबाव है कि किसी तरह कोई समझौता हो जाए, क्योंकि गजा में हालात बेहद ख़राब हैं। लोगों को भूख ने घेर लिया है, बच्चे औरतें सब परेशान हैं और ये जो मंजर है वो पूरी दुनिया को हिला रहा है। एक सीनियर फ़लस्तीनी ऑफिशियल के हवाले से लोकल मीडिया ने यह बताया है कि हमास का नया जवाब ऐसा है जिस पर इसराइल को ठीक लग सकता है, यानी इसराइल काम कर सकता है आगे। लेकिन इसराइली चैनल 12 ने कहा है कि फ़ौरन कोई डील मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब भी कई अहम मसले हैं। ख़ास तौर पर ये कि सीज़ फायर के दौरान इसराइली फ़ौज किन इलाकों से पीछे हटेगी। एक फ़लस्तीनी अफसर ने रॉयटर्स से कहा कि हमास का ताज़ा रुख लचकदार है, पॉजिटिव है और गजा की भूख और तकलीफ के मद्देनज़र है, यानी सबको ध्यान में रखते हुए हमास ने जवाब तैयार किया है। लिहाजा उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में कोई अच्छी खबर आ जाए। आएगी ये कंफर्म नहीं है, आ जाए ये पॉसिबिलिटी है। अब द जेरूसलम पोस्ट की खबर को देख लीजिए। ये कुछ और एडिशनल जानकारी दे रही है कि हमास के जवाब के बाद नेतन्याहू ने बातचीत करने वाली इसराइली टीम को कतर से वापस बुला लिया है। जुमेरात की सुबह इसराइल के वजीर आजम के दफ्तर ने, यानी PMO ने इसराइल के, ये कहा कि हमास ने जो नया जवाब भेजा है उसे वसतकारों के ज़रिए इसराइली टीम तक पहुंचाया गया और अब इस जवाब का जायज़ा लिया जा रहा है। बात वही है, लेकिन एडिशनल है इसमें कुछ। अब इसराइल की टीम कतर से वापस इसराइल लौट आई है और सीज़ फायर के मसले पर बात इसराइल में जारी रहेगी। कतर में तो हो चुकी। बयान में कहा गया कि हम कतर, मिस्र और अमेरिका के नुमाइंदे विटकॉफ की इन कोशिशों की कदर करते हैं कि किसी तरह बातचीत में कोई हल निकल सके। दूसरी तरफ हमास के एक अहम ज़राए ने रॉयटर्स से कहा है कि सीज़ फायर का मौका अब भी मौजूद है, लेकिन इसराइल की जानिब से देर की जा रही है, इसीलिए समझौते में थोड़ा वक्त लग सकता है। बढ़ते आगे, हमास का एक और बयान आया है, सीज़ फायर से अलग है। हमास ने कहा है कि गजा में जारी भुखमरी पूरी दुनिया के माथे पर एक दाग है और दुनिया सिर्फ खामोश तमाशबीन बनी हुई है। टेलीग्राम पर जारी बयान में हमास ने कहा कि गजा के अंदर 5 महीनों से जो खुलेआम भूख और प्यास की पॉलिसी अपनाई जा रही है वो वजीर आजम नेतन्याहू की जंगजू हुकूमत का जुर्म है और दुनिया इस बर्बरियत पर चुप्पी साधे बैठी है। वो पूरी दुनिया को कह रहा है। हमास ने यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक से मांग की है कि वो सिर्फ बयानों पर ना रुकें, बल्कि इसराइल के साथ अपने सारे ताल्लुकात पर दोबारा गौर करें। हमास ने कहा कि इसराइल को जो हथियार दिए जा रहे हैं उनसे बच्चे और आम लोग मारे जा रहे हैं और इसके लिए इसराइल को इन जुर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए। हमास ने यूनाइटेड नेशंस और पूरी दुनिया से ये भी कहा है कि वो इसराइल पर प्रेशर डालें कि फ़ौरन बग़ैर किसी शर्त के गजा में राहत पहुंचने दी जाए, यानी मदद का सामान पहुंचने दिया जाए, ताकि लोग भूख और प्यास से मरने से बच सकें। बढ़ते आगे, भूख से 115 से ज़्यादा लोगों की मौत गजा में हो चुकी है।
غزہ میں انسانی تراسدی بس سے بدتر ہو گئی ہے۔ غزہ کے اسپتالوں نے بتایا ہے کہ اب تک 115 سے زیادہ لوگ بھوک سے جان گنوا چکے ہیں۔ بڑی فگر ہے بھوک سے مرنے والوں کی۔ اسرائیلی گھیرا بندی نے پوری غزہ پٹی کو بھوک کا میدان بنا دیا ہے۔ غزہ کی گورنمنٹ میڈیا آفس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پورے علاقے میں کھانا، پانی اور دوائیوں کی شدید کمی ہے اور حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہر ہفتے کم از کم 5 لاکھ آٹے کی بوریاں نہ پہنچیں تو انسانی تراژدی، انسانی بحران پورا ٹوٹ پڑے گا۔ 145 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں جب سے بارڈر بند ہیں اور اسرائیل نے ہر قسم کی انسانی مدد، یہاں تک کہ تازہ پیدا ہوئے بچوں کے لیے دودھ کا پاؤڈر بھی روکے رکھا ہے۔ بیان میں ان افواہوں کو بھی سرے سے خارج کیا گیا جو کچھ باہری ایکٹیوسٹ پھیلا رہے ہیں کہ غزہ میں راحت کے سینکڑوں ٹرک پہنچ چکے ہیں یا بھوکمری ختم ہو گئی ہے۔ ان سب بیانوں کو جھوٹا بتایا گیا ہے۔ غزہ کے جو آفیشلز کا بیان ہے اس میں کہا گیا کہ یہ جھوٹے دعوے ہیں اور اسرائیل کا پروپیگنڈا ہے، اس پروپیگنڈا کا حصہ ہے جو غزہ میں چل رہی اصلی انسانی تباہی کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ غزہ پکار رہا ہے، آخر دنیا کب جاگے گی؟ بات ویسٹ بینک کی۔ اسرائیل کے ویسٹ بینک پر قبضہ کرنے کے فیصلے پر ترکی اور 9 مسلم ممالک نے سخت احتجاج درج کرایا ہے۔ کہا ہے کہ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، جانتے نہیں کتنی آگ لگے گی۔ ترکی، بحرین، مصر، انڈونیشیا، جارڈن، نائجیریا، فلسطین، قطر، سعودی عرب اور UAE نے اسرائیلی پارلیمنٹ یعنی کہ کنیسٹ میں ویسٹ بینک پر اسرائیلی اختیار کے، اسرائیلی قبضے کے فیصلے کو انٹرنیشنل قانون کی کھلے عام خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کو مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اور یہ ایک طرفہ فیصلہ ناقابل قبول ہے جس کا کوئی قانونی اثر نہیں ہوگا۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ میں ویسٹ بینک کو اسرائیل میں ملانے کا بل پاس ہوا ہے نا، ابھی عمل میں نہیں آیا لیکن یہ شروعات تو ہے۔ یہ جو بیان ہے ان تمام عرب اور مسلم ممالک کے، ان میں یہ کہا گیا کہ ایسٹ جیروسلم بھی مقبوضہ فلسطین کا حصہ ہے اور اسرائیل کے ایسے ایک طرفہ قدم پورے علاقے میں ٹینشن اور بربادی کو اور بڑھانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ان ممالک نے دنیا بھر کی حکومتوں اور یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اپنے قانونی اور اخلاقی ذمہ داری کو نبھائیں اور اسرائیل کے ظلم کو روکنے کے لیے فوراً دخل دیں۔ اب خبر سیریا سے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں جو ہم نے دھماکے کی خبر دی تھی اس میں اپڈیٹ آ گئی ہے۔ نارتھ سیریا کے ادلب صوبے میں جمعرات کو ایک ہتھیاروں کے ڈپو میں کئی دھماکے ہوئے اور اس میں 5 لوگوں کی جان چلی گئی، 63 لوگ بری طرح سے زخمی ہوئے ہیں۔ دھماکہ بڑا تھا، بلکہ کئی دھماکے تھے۔ مقامی ذرائع کے مطابق ادلب کے کافیہ قصبے میں ایک اسلحہ ڈپو میں تقریباً 15 دھماکے ہوئے جن کی وجہ سے بہت لوگ مارے گئے، لیکن کیوں ہوئے دھماکے یہ وجہ معلوم نہیں۔ زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں بھرتی کروایا گیا ہے۔ دھماکوں سے آس پاس کی عمارتوں کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ زمین بہت دیر تک ہلتی رہی تھی، دھماکے اتنے زیادہ ہیوی تھے۔ اب بات تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے بیچ بڑھ گئی ٹینشن کی، جس میں تھائی لینڈ نے اپنے ایئر کرافٹ فائٹر جیٹ سے کمبوڈیا میں حملہ بھی کیا۔ فی الحال تھائی لینڈ سے جنگ میں کمبوڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے اپنی سرزمین تھائی لینڈ سے واپس چھین لی بندوق کے دم پر۔ کمبوڈیا نے جمعرات کو یہ دعویٰ کیا کہ اس کی فوج نے تھائی لینڈ سے جاری جنگ کے دوران اپنی خود مختار سرزمین پر پھر سے قبضہ جما لیا ہے۔ لوکل اخبار خیمر ٹائمز کے مطابق یہ دعویٰ تب آیا جب بارڈر پر دونوں ملکوں کے بیچ لڑائی تیز ہو گئی۔ کمبوڈیا کی ڈیفنس منسٹری کی اسپوکس پرسن مالی سوچیتا نے یہ بتایا کہ فوج نے تاکرابے مندر اور موم بیئی علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ مندر کا ہی جھگڑا ہے دونوں ممالک کے بیچ، مندر پہ قبضے کرنے کا، سرحد پر ہے یہ معاملہ۔ خیر، انہوں نے کہا کہ یہ دونوں حصے ہماری سرزمین ہیں اور اب ہم انہیں پوری طرح کنٹرول کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی جوڑا کہ تا موان تھوم مندر جہاں سے یہ تکرار شروع ہوئی تھی وہ اب بھی ہمارے یعنی کمبوڈیا کے قبضے میں ہے۔ تھائی لینڈ اس پر اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ اب یہ کمبوڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جگہ سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ادھر تھائی لینڈ کے ایکٹنگ پرائم منسٹر فومتھام ویچا یاچائی، انہوں نے کمبوڈیا پر بنا کسی اکساوے کے حملہ کرنے کا الزام لگایا، جس میں 10 عام لوگ اور ایک تھائی سولجر کی موت ہو گئی۔ 10 عام تھائی لینڈ کے لوگ اور قریباً 30 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ تھائی لینڈ کی ملٹری کا کہنا ہے کہ حملہ کمبوڈیائی فوج نے پہلے کیا، جبکہ کمبوڈیا کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے صرف اپنا ڈیفنس کیا، حملہ ان پر پہلے ہوا تھا۔ مئی کے بعد
सरहद का ये झगड़ा एक बार फिर बेकाबू हो चुका है और कई मोर्चों पर अब भी फायरिंग जारी है। तनाव या टेंशन इस कदर बढ़ चुके हैं कि थाईलैंड ने अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया है कंबोडिया से, और जवाब में कंबोडिया ने थाई डिप्लोमेट्स को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। बात तो एक ही है, उन्होंने वापस बुलाया, उन्होंने कहा कि नहीं निकलो निकलो, हम अपनी पहल कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि हमने निकाला। खैर, बढ़ते आगे, ईरान का जिक्र करते हैं। IRGC ने इसराइल को जहां चाहा वहां मारा, हर जगह निशाना लगाया अपनी मर्जी से। ये ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का बयान है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने IRGC के एरोस्पेस फोर्स को इसराइल के खिलाफ हालिया जंग में बहादुरी और कामयाबी का सिंबल बताया। तेहरान में शहीद कमांडरों की याद में एक प्रोग्राम हुआ जहां कालिबाफ ने कहा कि आपने यानी IRGC ने जहां चाहा वहां इसराइल को निशाना बनाया और कब्जा शुदा फ़लस्तीनी इलाके की ज़मीन और फ़िज़ा को उनके लिए एक ख़तरनाक इलाका और एक जोन बना दिया। उन्होंने कहा कि गज़ा के बच्चों ने हमारी मिसाइलों की आग अपने उजड़े हुए घरों से देखी तो तसल्ली से मुस्कुराए, जश्न मनाया और ईरान के लिए दुआ की। ये थी कुछ खबरें जो साफ गोही से आपके सामने रख दी। खबरें तो बहुत हो सकती थीं, लेकिन लोग आखिर तक प्रोग्राम को नहीं देखते, हमें पता है। तो ज़्यादा खबरों को हम एक ही एपिसोड में बर्बाद नहीं करते, बहुत से लोग आखिर तक देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक का हमारा ऑफिशियल पेज, इंस्टाग्राम का हमारा ऑफिशियल अकाउंट @आज़ाद बोल इंडिया के नाम से आपको मिल जाएगा, जैसे यूट्यूब है। अगर आपने यूट्यूब को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो कर लें। फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, क्योंकि मुलाकातें वहाँ भी होंगी। हो सकता है लाइव सेशन यूट्यूब पर ना होकर वहाँ हो। तो प्लीज़ बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।